प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा की मृत्यु एवं सांगा का व्यक्तित्व। मैं प्रोफेसर अमराराम वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं महाराणा सांगा का ये चित्र, जिसमें शरीर के 80 घाव लगे हुए हैं। एक आँख है चली गई, एक हाथ नहीं है, इनका एक पैर भी नहीं है। इस तरह से लड़ते लड़ते ऐसे वीर योद्धा जो कहलाए, शरीर के हर जगह पर इनके घाव थे। एक सैनिक का भग्नावशेष भी कहा जाता है। तो महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। किस कारण? विष दे देने के कारण। ये भी आप जानते होंगे कि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। एक नाथूराम गोडसे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े हुए थे, उन्होंने महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 में हत्या कर दी थी, गोली मारकर। तो 30 जनवरी का अपना महत्व है। तो 30 जनवरी 1528 को ही महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। तो 30 जनवरी इसलिए आपको एक और उदाहरण द्वारा याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराणा सांगा की मृत्यु देखते हैं। राणा सांगा को खानवा के युद्ध स्थल से घायल अवस्था में बसवा दौसा नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। जब उसे होश आया तो पुनः बाबर से युद्ध कर पराजय का बदला लेने की अभिलाषा व्यक्त की, किंतु जब उसे वास्तविक स्थिति बताई गई तो उसे आक्रोश आया और ये प्रण ले लिया कि जब तक बाबर को पराजित न कर दूंगा तब तक चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। किसने प्रण लिया? राणा सांगा ने। वह रणथंभौर के दुर्ग में एकांतवास के लिए चला गया। उसने पगड़ी बांधना छोड़ दिया और मात्र एक चीरा लपेट रखा था। राणा ने बाबर से युद्ध करने के लिए अपने सामंतों सरदारों को पत्र लिखे और स्वयं भी ससैनी इरिच पहुंच गया। तब युद्ध शुरू होने से पूर्व ही राणा के सरदारों ने, जो युद्ध के कतई पक्ष में नहीं थे, उसे विष दे दिया और जिससे 30 जनवरी 1528 को उनका देहांत हो गया। उसका पार्थिव शरीर कालपी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया। वहीं उसकी दाह क्रिया की गई, जहां आज भी उसका स्मारक छतरी के रूप में अवस्थित है। यानी जब वो घायल अवस्था में था, युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। जब वो ठीक हुआ तो कुछ समय बाद युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। जब युद्ध के लिए इरिच पहुंचा ही था कि युद्ध से पहले ही राजपूत सरदारों ने उनको क्या दे दिया? विष दे दिया, जहाँ उनकी 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं महाराणा सांगा का व्यक्तित्व। राणा सांगा मंजोले कद का हष्टपुष्ट योद्धा था, यानी बहुत अधिक लंबे नहीं थे। बदन गठा हुआ, चेहरा भरा हुआ, लंबे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें, रंग गेहुआ था। यद्यपि मृत्यु के समय उसके एक आंख, एक हाथ और एक पैर ही था। उसके शरीर पर 80 घावों के निशान भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसका यश, प्रभुत्व और जोश कम नहीं हुआ था। यानी युद्ध के बाद भी वो, हार के बाद भी बाबर से युद्ध करने की इच्छा प्रकट किए हुए थे। उसने शत्रु को देश से बाहर निकाले बिना मेवाड़ में कदम न रखने की कसम भी ले रखी थी। शारदा का मत है कि वास्तव में मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सबसे अधिक प्रतापी शासक हुआ था, जिसने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। हालांकि वह भारत से तुर्कों को निकाल कर एक छत्र हिंदू राज्य स्थापित करने में सर्वथा असफल रहा, यानी वो मुगलों को भारत से बाहर नहीं निकाल सका। डॉक्टर ओझा के अनुसार सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसे पुनः राज्य दे देना सांगा जैसे ही उदार और वीर पुरुष कार्य कर सकते थे। ऐसा उदाहरण कौन सा था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करके अपने राज्य में 6 महीने रखना बंदी बना के, और बाद में उसको वापस ससमान मांडू पहुंचा देना और उनका राज्य लौटा देना। यह तो वीर भी था और क्षमा देने वाला भी था। वह एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने कितने ही शहजादों, राजाओं आदि को अपने यहाँ शरण में आने पर अच्छी तरह रखा, जैसे मेदिनी राय को रखा था। आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए युद्ध भी किए। प्रारंभ से ही आपत्तियों में पलने के कारण वह निडर, साहसी, वीर और एक अच्छा योद्धा बन गया था, जिससे वह मेवाड़ को एक साम्राज्य बना सका था, है ना। शुरुआत में ही उनके भाइयों से अनबन रहती थी और झगड़ा रहता था। सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों तुर्कों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी।
यद्यपि उसके बाद और भी वीर राजा उत्पन्न हुए, तथापि ऐसा कोई न हुआ जो सारे राजपूताना की सेना का सेनापति बना हो। यानी सभी राजपूत राज्यों को इकट्ठा करके एक विदेशी शक्ति के खिलाफ युद्ध किया हो, ऐसा कोई उदाहरण बाद में नहीं मिला। सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को भी जीतकर आगरा के पास पीला खाल को अपने राज्य की उत्तरी सीमा निश्चित की थी और गुजरात को लूट कर छोड़ दिया था। यानी गुजरात के सुल्तान को भी पराजित किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित किया। एक तो बाड़ी का युद्ध और दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। और इस तरह गुजरात, मालवा, दिल्ली के सुल्तानों को परास्त कर उसे महाराणा कुंभा के आरंभ किए गए हुए कार्यों को, जो उदय सिंह के कारण शिथिल हो गया, आगे बढ़ाए। इस प्रकार से उसमें एक योग्य सेनापति के गुण विद्यमान थे। टॉड का मानना है कि उसकी सेना में 1 लाख योद्धा और 500 हाथी थे। 7 बड़े बड़े राजा, 9 राव, 104 रावत उसके अधीन थे। जोधपुर और आमेर के शासक इसका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसीन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और अबू के राजा उसके सामंत थे। यानी 7 बड़े बड़े राजा, 9 राव और 104 रावत उनके अधीन थे। इतना ही नहीं, स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा संगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे नहीं हरा सकता था। सेनापति के रूप में सांगा में चाहे कितने ही गुण रहे हो, किंतु सैन्य प्रबंध में वह निपुण नहीं था। बाबरनामा में बाबर स्वयं कहता है। बाबर की तुलना में सांगा की युद्ध शैली दकियानुसी थी, यानी पुरानी थी, एक तरह से गतिहीन थी। उसने शत्रु की चाल और युद्ध कौशल के अनुरूप अपने युद्ध शैली को बदलने का कभी विचार किया ही नहीं। सांगा के चरित्र में हमें दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता का पूर्णतः अभाव नजर आता है। यानी वो दूरदर्शी या कूटनीतिज्ञ नहीं था। देखा ना हमने कि वो बयाना विजय के राणा सांगा ने बयाना विजय के बाद 1.5 महीने तक इंतजार किया खानवा के युद्ध में। अगर वो सीधा ही वो अपना समय अनायासी जारी नहीं करता और सीधा बयाना के विजय के बाद बाबर से टक्कर लेता, तो युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। सांगा के चरित्र में दूरदर्शिता, कूटनीतिज्ञता का अभाव था। बाबर को उसने लुटेरे से अधिक नहीं समझा था, यानी ये लूट के चला जाएगा। इसी तरह मालवा के सुल्तान को 6 महीने बंदी बनाकर पुणे छोड़ दिया। ऐसी दयालुता व्यक्तिगत जीवन के लिए तो अच्छी है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं। वो हो सकता था मालवा के राज्य को अपने राज्य में मिला भी सकता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, जिस समय बाबर के सिपाहियों में राणा के सैनिकों की वीरता का भय था और संपूर्ण मुगली खेमे में एक शंका का वातावरण छाया हुआ था कि राणा बयाना विजय के उल्लास में मंद गति से कई दिनों के अनंतर खानवा के मैदान में पहुंचा। यदि मुगली भगदड़ के समय ही वह शीघ्र शत्रुओं से मुकाबला करने पहुंच जाता तो संभवतः भारतवर्ष का इतिहास ही कुछ और होता। कौन कह रहे? गोपीनाथ शर्मा। सांगा ने साम्राज्य विस्तार कर ये तो साबित कर दिया कि वह एक महत्वाकांक्षी शासक है, किंतु उसमें एक योग्य प्रशासक के गुणों का अभाव नजर आता है। राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन उसमें एक प्रशासक के गुण का अभाव था। हालांकि कर्नल टॉड ने तो उसे एक सुयोग्य शासक के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि वह न केवल सूरवीर और दूरदर्शी ही था, बल्कि उसमें एक अच्छे प्रशासक के गुण भी थे। राणा सांगा के बाद मेवाड़ राज्य ने जो कुछ भी खोया था, उसे राणा संग्राम सिंह ने फिर से प्राप्त कर लिया था। किंतु रानी कर्मवती के कहने पर सांगा ने रणथंभौर का दुर्ग उसके पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार से उसने अपने जीवन काल में ही मेवाड़ का तो विभाजन किया ही, साथ ही अपने पुत्रों में मनोमालिन्य भी उत्पन्न कर दिया। यानी अपने एक रानी कर्मवती के कहने पर अपने एक पुत्र को रणथंभौर दे दिया, जिससे कारण क्या हुआ, उसके जीते जी ही मेवाड़ का विभाजन हो गया, यानी रणथंभौर मेवाड़ से अलग हो गया। कर्मवती रणथंभौर से ही खुश नहीं हुई, बल्कि मेवाड़ को भी विजय करना चाहती थी। उसने बाबर के पास अपना एक दूत भी भेजा और रणथंभौर भी देना स्वीकार किया। स्पष्ट है प्रशासनिक मामलों में सांगा निपुण नहीं था। अंत में डॉक्टर रघुवीर सिंह की जो कहते हैं कि राणा की मृत्यु के फलस्वरूप मेवाड़ का महत्व बहुत ही घट गया, जिससे राजपूतों की ऊपरी एकता और सामंतशाही भावनाओं के आधार पर स्थित राजस्थानी राज्यों के इस असंबद्ध राजनीतिक ऐक्य का
भी सर्वदा के लिए अंत हो गया। यानी सांगा की पराजय के बाद ही ऐसा कोई भी एकता का सूत्र राजपूत राज्यों में नहीं बना, या वो एक नहीं हो सके किसी विदेशी शक्ति या के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ। अब भविष्य में राजस्थान की राजनीतिक एकता और वहाँ के प्रांतीय सैनिक संगठन के लिए सर्वथा दूसरे ही आधारों को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं रह गई थी। राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता और उनकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक अक्षुण्ण बनाए रख सकने वाला अब वहाँ कोई भी नहीं रह गया। राजस्थान में ऐतिहासिक दृष्टि से अब मारवाड़ सर्वाधिक शक्ति के रूप में उभर गया था, यानी अब मारवाड़ का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। तो इस तरह से हमने वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था, और अंतिम वीडियो लेक्चर में हमने महाराणा सांगा की मृत्यु और महाराणा सांगा के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।